एडवांस्ड स्टेज बॉल्डनेस वो स्टेज है जिससे हर इंसान डरता है जब उसके बाल गिरने लगते हैं। ये वो फेज है जहां स्कैल्प पर कुछ बाल अभी भी होते हैं, लेकिन थिनिंग इतनी सिवियर होती है कि स्कैल्प क्लियरली नजर आने लगता है। ये सिर्फ बाल ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है और इंसान अपनी एक्चुअल एज से काफी ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। यही चैलेंज हमारे पेशेंट के सामने था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इतनी एडवांस्ड कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है? क्या एक ऐसा स्कैल्प जो लगभग खाली दिख रहा है, नेचुरली फुल और हेल्थी बालों से ट्रांसफॉर्म हो सकता है? स्टे विद अस, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होता हुआ। पेशेंट की हेयरलाइन कंप्लीटली डिफ्यूज पैटर्न में रिसीड हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प दोनों थिन्ड थे, साथ ही क्राउन भी डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत बहुत ही क्लियर थी। बाकी स्कैल्प हेल्थी कंडीशन में था और डोनर एरिया ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में नेचुरल और इंपैक्टफुल रिजल्ट्स अचीव करने का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद पेशेंट के हेड को शेव किया और फिर हेड वॉश कराया, जिससे अफेक्टेड एरिया क्लियरली विजिबल हो। इसके बाद पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन ज्यादा रिसीड नहीं हुई थी, इसलिए मार्किंग एग्जिस्टिंग हेयरलाइन के अकॉर्डिंग करी गई थी। इसके साथ फेशियल कॉन्टूरिंग के लिए टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए और रिमेनिंग एरिया को अच्छे से आउटलाइन किया, ताकि हमारे सर्जन्स को अफेक्टेड एरिया का एक क्लियर लुक मिल जाए। मार्किंग्स कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले उनके स्कैल्प पर स्लिट्स क्रिएट करी गई थी। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए क्रिएट किया गया था, ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो। टेम्पल्स में अपसाइड डाउन एंगल यूज हुआ था, क्योंकि वहां फॉलिकल्स उसी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी एनहांस करने के लिए स्लिट्स बनाए गए थे, इसलिए वहां स्लिट्स के बीच की स्पेसिंग ज्यादा थी। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें हेयरलाइन जोन और टेम्पल्स में प्री मेड स्लिट्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, ताकि डेंसिटी इंक्रीज हो जाए। क्राउन रीजन में भी सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल में इम्प्लांट किया गया था, ताकि स्वर्ल पैटर्न कंप्लीटली नेचुरल लगे। इस केस में टोटल 4100 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति है और क्यूएसटी के बारे में मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू सुना था और प्लस मैंने इनके रिजल्ट्स वगैरह भी ऑब्जर्व किए थे, तो मुझे रिजल्ट अच्छे लगे थे। तो मैं यहाँ क्यूएसटी देहरादून वाले सेंटर में आया हूँ, बिकॉज मेरे को देहरादून से पास पड़ता है। उसके बाद मैंने 1 महीने पहले मतलब 11 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज मेरा फर्स्ट पीआरपी सेशन है, तो मैं उसके लिए आया हूँ। तो 12 तारीख को मेरा कंप्लीट हो गया हेयर ट्रांसप्लांट। फिर मैं अपने प्लेस पे चला गया। उसके बाद स्टार्टिंग के 4 डेज़ थोड़े से आपको प्रिकॉशनरी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जो नए ग्राफ्ट होते हैं उसको आपको संभाल के केयर करनी पड़ती है, ताकि वो डिस्प्लेस ना हो उनकी प्लेसमेंट। और उसके बाद फिर थोड़ी सी क्रस्ट वगैरह जमना शुरू होती है और फिर उसके बाद आपका शैम्पू वाला फेज शुरू होता है। तो विद इन 2 वीक्स वो हल्का हल्का क्रस्ट निकलने लग जाता है और हल्की हल्की ग्रोथ होती है जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं। उसके बाद आफ्टर 15 डेज आपको श्रेडिंग वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन वो पैनिक इतना होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही है।
तो अभी मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 40% मेरी शेडिंग हो गई है, 60% अभी मेरे बचे हुए हैं एग्जिस्टिंग हेयर। इस पूरे प्रोसेस में क्यूएसटी टीम रेगुलर फॉलोअप कर रही थी 15 डेज तक। उसके बाद फिर आपको वीकली फॉलोअप होता है, उसमें वो लोग पूछते हैं कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या किसी टाइप के साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको हो रहे हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म करना है, अगर नहीं हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो मेरे केस में तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बस थोड़ी सी ईचिंग वगैरह हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा पैनिक हो गया था। तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस, तो डोंट पैनिक। तो मैं उसके वो फिर मेरे लिए नॉर्मल हो गया। बाकी मेरे को कोई सी चीज़ से साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। और डाइट की बात करें तो आपको फर्स्ट वीक तक आपको थोड़ा स्पाइसी ऑयली खाना अवॉइड होना पड़ता है। वैसे आप पूरे मंथ भी आप अवॉइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक हफ्ते तक आपको मस्ट है। तो मैंने डाइट के हिसाब से भी अपना थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करी है वो। तो अभी तो मैं रेगुलर डाइट पे आ चुका हूँ। मेरे पास और ऑप्शंस भी थे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा, बट मुझे उसमें वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, पेशेंस लेवल उसमें आपको चाहिए। फिर उसके बाद फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है और रिजल्ट्स भी बहुत डिले होते हैं। लेकिन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए कराना था बिकॉज मेरे को थोड़ा सा इसके रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोसेस। तो मैंने इसलिए ट्रांसप्लांट चूज़ किया। प्लस मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा, उनके जो रिजल्ट्स थे विद इन 2-3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो एज अ लॉन्ग टर्म प्लान ना लेके मैंने शॉर्ट टर्म प्लान इसलिए चूज़ किया बिकॉज इसमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो बिफोर क्यूएसटी मैंने मार्केट स्टडी करी थी और मैं दिल्ली उनकी क्वालिटी में भी उतना मैंने ऑब्जर्व नहीं किया बिकॉज मेरे 2 फ्रेंड्स और थे जिन्होंने 2 साल पहले करवाया था। तो उनके रिजल्ट्स में मैंने देखा था तो वो इतने इफेक्टिव नहीं लगे। फिर क्यूएसटी मैंने उसकी वेबसाइट्स ऐप में मैं गया, इंस्टाग्राम ऐप में, उसमें बहुत सारे वीडियोस वगैरह थे। फिर प्लस ये तो हो गया सोशल नेटवर्क के थ्रू मैंने ऑब्जर्व किया इनके रिजल्ट्स। प्लस मेरा एक फ्रेंड है जो उसने हैदराबाद क्यूएसटी से करवाया था, उसके मैंने रिजल्ट्स देखे, तो उसके मैंने क्वालिटी ऑफ हेयर्स देखे। प्लस जो प्रिसीजन के साथ उन्होंने प्लेसमेंट करी थी वो मुझे बेटर लगी बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेसमेंट आपका कितना अच्छे से और एक्यूरेट हुआ हो नए हेयर के। तो उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने क्यूएसटी चुना बिकॉज क्यूएसटी आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो मेरी जर्नी रही है उसमें थोड़े से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स तक। तो उसमें आपका शेडिंग फेज भी आएगा और रिकवरी पीरियड भी आएगा। बट जब आपका न्यू हेयर आपके जिस ट्रांसप्लांट एरिया पे आता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जो लूज़ हो चुका होता है बिकॉज जो मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है वो हेयर होते हैं। तो उसको अगर आप लूज़ कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। बट जब आप वो रिगेन करते हो तो वो जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उसमें एक अलग बूस्ट मिलता है। तो अभी जो मेरे नए हेयर लाइन जो मैंने स्ट्रक्चर करवाई है प्लस जो मेरा क्राउन एरिया में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें जो मैंने हेयर न्यू ऑब्जर्व किया तो उससे मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट में अपना ये पार्ट हेयर लाइन स्ट्रक्चर करवाया था और मैंने अपने टेम्पल्स स्ट्रक्चर्स करवाए थे। प्लस मेरा ये क्राउन एरिया है जहाँ पे बॉल्डनेस थोड़ी सी आ गई थी तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया। और जिस एरिया से जो मैंने डोनर मैंने अपना चूज़ किया था वो मेरा बैक साइड का था। आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका पूरी डेंसिटी कवर हो चुकी है जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर है। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये खाली पोर्शन क्यों रहेगा, लेकिन वो खाली पोर्शन नहीं रहेगा बिकॉज जो टीम होती है वो इस हिसाब से आपका डोनर एरिया चुनती है और वहाँ से बाल निकालती है कि आपको जब रीग्रोथ हो आपके एग्जिस्टिंग हेयर का तो उस पर कोई डिफरेंस पता ना चले। और अब मैं जो अभी फर्स्ट पीआरपी सेशंस के लिए आया हूँ और मेरे अभी आगे फर्दर पीआरपी सेशंस भी होने हैं। तो अभी मैंने 1 मंथ का अपनी जर्नी आपके साथ शेयर किया है और आगे भी मैं नेक्स्ट जो पीआरपी सेशंस होंगे और जो मेरी नेक्स्ट रिजल्ट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू क्यूएसटी फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू क्यूएसटी।
तो जैसा कि आप को मैंने प्रीवियसली अपनी जर्नी में बताया था कि मैं अक्टूबर में आया था यहाँ पे अपनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो 12 अक्टूबर को मेरी ट्रांसप्लांट हुआ था एंड देन उसके बाद फिर 4-5 दिन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, अपनी केयर रखनी पड़ती है। उसके बाद आप अभी मेरी ग्रोथ देख सकते हैं कि अभी मेरा आज 5th PRP सेशन है और इस जर्नी में मेरे को पूरा का पूरा फुल सपोर्ट रहा है QST क्लिनिक से। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम असिस्ट किया है हर चीज़ में और मेरे को ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जब मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था तो मेरे को 4100 ग्राफ्ट सजेस्ट किए थे, तो मेरे को 4100 ग्राफ्ट लगे हैं। सो ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये थोड़ा सा मेरी पर्सनल चॉइस थी, बिकॉज इससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मुझे इससे। और बाकी मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था ये। और बाकी मैं जर्नी की बात बताऊं तो ये बिल्कुल भी पेनलेस एक्सपीरियंस है। लोगों को थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हैक्टिक प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं QST क्लिनिक में, अपना कंसल्टेंसी ले सकते हैं, डॉक्टर के साथ अपना विजिट अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के आप जितने भी आपके क्वेरीज है डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो मैं तो अभी तक अपनी जर्नी से अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। तो बाकी रिजल्ट आपके सामने ये सारे। मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी का पूरा प्रोसेस आपको समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट डे में जब मैं आया तो फर्स्ट डे मैंने पहले काउंसलिंग करी। मेरी काउंसलिंग हुई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कितने टाइम तक का ये प्रोसेस है और पेशेंस आपको बना के रखना है इसमें। तो फर्स्ट जब मेरे जितने भी क्वेरीज थे वो मेरे सॉल्व हो गए। तो उसके बाद फिर मेरा फ़ोटो सेशन हुआ। फ़ोटो सेशन के बाद वो फ़ोटो सेशन इसलिए होता है कि इससे आप डॉक्टर को ये अंदाज़ा लगता है कि आपको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। देन ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इतने ग्राफ्ट लग रहे हैं और आपको महसूस होता है कि थोड़े से और ग्राफ्ट लगने चाहिए तो वो आप इंक्रीज़ करवा सकते हो। जैसे मेरे केसेस में मैंने टेम्पल एरिया का जो ग्राफ्ट है वो इंक्रीज़ करवाया था, जबकि रिक्वायरमेंट डॉक्टर कह रहे थे उतनी नहीं है, बट मेरे को उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपना ग्राफ्ट थोड़ा सा बढ़वा दिया। देन उसके बाद आपकी फ़ोटो सेशन के बाद नंबर ऑफ ग्राफ्ट कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका एनेस्थीसिया टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। एनेस्थीसिया टेस्ट इसलिए होता है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। जब उन सब के रिजल्ट्स आ जाते हैं आपका एनेस्थीसिया टेस्ट, ब्लड टेस्ट का, उसके बाद फिर आपकी ट्रिमिंग होती है। देन ट्रिमिंग करने के बाद फिर आपका हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है। उस टाइम पे भी डॉक्टर आपको पहले अपनी एक रफ बना के दिखाते हैं कि ये आपका हेयर लाइन का स्ट्रक्चर होगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको कैसा कस्टमाइज़ करवाना है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा आपको चाहिए वैसा हो जाता है। देन एक बार हेयर लाइन स्ट्रक्चर हो जाती है तो फिर उसी हेयर लाइन के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी स्लिटिंग होती है। तो स्लिटिंग वो प्रोसेस है जिससे जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा तो वो रूट्स के लिए जगह बनाते हैं, तो वो स्लिटिंग प्रोसेस है। तो पूरा का पूरा वो प्रोसेस 1 दिन का होता है। उस टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है उस टाइम पे, लेकिन एनेस्थीसिया आपको दे देते हैं। वो एक रूम ऐसा होता है, एक आपको बिल्कुल भी पेन का महसूस नहीं होगा, थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी देख के रखते हैं। देन स्लिटिंग के बाद फिर आपको वो उस दिन के लिए रेस्ट दे देते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपकी प्लान सर्जरी होती है। तो सर्जरी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। जैसे मेरे केस में आई थिंक 11 to 12 आवर लगे थे, लेकिन उसमें टेक्नीशियन और डॉक्टर की टीम होती है। वो दोनों, एक टेक्नीशियन जो होता है वो रूट्स निकालता है और डॉक्टर जो होता है वो रूट्स प्लांट करता है उस एंगल पे, तो थोड़ा इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बाकी आपको एनेस्थीसिया दिए के रखते हैं तो आपको पेन महसूस नहीं होगा। अगर आपको पेन महसूस होगा, बीच बीच में वो पूछते हुए डॉक्टर कि आपको पेन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्योंकि एनेस्थीसिया देने के बाद आपको थोड़ा सा स्लीपी मोड में चले जाते हो, तो बीच बीच में आपको कॉल भी करते रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई पेन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आपको उनको बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। और टेम्परेचर बहुत सूदिंग होता है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर बीच बीच में जैसे आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, उसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो वो आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं।
सर्जरी के दौरान ही। फिर रिफ्रेशमेंट भी मिलता है लंच के टाइम पे, और जब आपकी सर्जरी कंप्लीट होती है तब भी एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। सो उसके बाद जैसे कि मेरी सर्जरी प्लान हुई थी 7:30 बजे मॉर्निंग में, और शुरू प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था आई थिंक 8:15 के बाद, 8:15 के आसपास सुबह, और कंप्लीट सर्जरी मेरी हो गई थी 6 बजे शाम के। तो ये मेरा पूरा का पूरा टाइम हुआ था, और बीच बीच में वॉशरूम के लिए ब्रेक्स ले रहा था। वॉशरूम के लिए आपको एक हेल्पर मिलता है इन केस अगर आपको एनेस्थीसिया का डोज थोड़ा ओवर हो गया है, या फिर आपको लगता है कि आप सही से चल नहीं पा रहे हो क्योंकि थोड़ा सा स्लीपी महसूस होता है, तो उस टाइम पे एक हेल्पर होता है। अगर आपको ऐसा महसूस, मेरे केस में तो मैं अपने आप ही चला गया था, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वॉशरूम वगैरह की हाइजीन अच्छा है, उन सब के मामले में QST इज़ बेस्ट। So this is all my journey during hair transplant. So after surgery उसके बाद फिर डॉक्टर दोबारा आपसे मीटिंग रखता है, उसमें आपको सारे मेडिसिन्स वगैरह बताए जाते हैं कि कब आपको क्या मेडिसिन किस फ्रीक्वेंसी में लेना है और कितना डोज लेना है, और फिर वो आपको सारी प्लानिंग वगैरह समझा देते हैं। उसके बाद आप चले आते हो घर। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा 1 वीक का आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि नए नए ग्राफ्ट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको करवट, अगर आपने टेम्पलेट्स बनवाए, मेरे केस में जैसे मैंने टेम्पलेट्स बनवाए थे, तो मेरे को एक स्ट्रेट पोस्चर में सोना पड़ता था। वो 3-4 दिन का प्रोसेस था। उसके बाद फिर जब आपका वो फिक्स हो जाता है रूट्स, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी फिर उसके बाद 1 मंथ तक आपको आपके जो क्रस्ट वगैरह होते हैं वो रिमूव होते हैं, और जो प्लांटेड एरिया में जो हेयर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उस टाइम पे आपको लगता है कि यही एकदम बेस्ट रिजल्ट है, लेकिन वो आपकी शुरुआत है। उसके बाद आपका शुरू होता है श्रेडिंग फेस। श्रेडिंग फेस में क्या होता है कि जो आपके न्यू हेयर प्लांट हुए होते हैं, और जिस एरिया में प्लांट हुए होते हैं वहाँ से हेयर फॉल थोड़ा थोड़ा होना शुरू होता है। तो वो कम से कम 2.5 से 3 महीना चलता है, किसी किसी का 4 महीना भी चलता है। तो उस टाइम पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पुराने जैसे पेड़ में पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं, तो वो शेडिंग फेज वही प्रोसेस है। जो पुराने बाल होते हैं वो गिरते हैं, उसकी जगह पे नए बाल आते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा था कि ये इतनी ज़्यादा शेडिंग क्यों हो रही है, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला इट्स नॉर्मल, आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके रूट्स अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका वहाँ पर रूट्स ही नहीं हो। तो फिर मैंने एकदम चिल मोड में आ गया, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी डाइट वगैरह ठीक रखी, बाकी थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह लिए, और बाकी आपके पास आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट्स कहता है अभी आई थिंक मोर देन 5 मंथ्स हो गए मेरे को, और 5th PRP है मेरी आज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। सो एक और पॉइंट है, जब आपका श्रेडिंग फेस चल रहा होगा तो आपको इचिंग भी होगी, और इचिंग होने का पॉजिटिव साइन ये है कि आपकी रिकवरी हो रही है स्कैल्प की, बिकॉज आपका जब रूटिंग होती है तो वो स्कैल्प के लेयर बाय लेयर के अंदर होती है। सो ये मैंने ये सारे क्राइटेरियाज मेरे थे QST को चूज़ करने के लिए, जो कि उस पर 100% फिट बैठा है। सो ये पूरी की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट की मेरी जर्नी रही है अभी तक की, और अब मैं नेक्स्ट PRP में आपके साथ मिलता हूँ और आपके साथ अपना आगे का रिजल्ट शेयर करता हूँ। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।